हाय दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टीच वर्ल्ड में। आज हम फिर पार्ट 5 नागरी लिपि का अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए व्यूअर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का पहला टॉपिक मैंने क्या लिया है? शिलाहार। शिलाहार, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है कि कोंकण जो महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध जिला है या नगर है या स्थान है, जो उस समय हुआ करता था, एक राज्य के रूप में हुआ करता था। कब? आज़ादी से पहले। तब वहाँ कोंकण में शिलाहारों का अस्तित्व कब आया? 8वीं सदी में शिलाहारों का अस्तित्व आया। मतलब कि वहाँ पे राजा शिलाहार के राजा बनने लगे। शिलाहार एक जाति है, जनजाति या वंश बोल सकते हैं उसको, उसके राजा बनने लगे। उन्होंने अपना साम्राज्य वहाँ विकसित कर दिया। फिर 11वीं सदी में कोल्हापुर के सतारा में, कोल्हापुर भी महाराष्ट्र का एक जगह है जहाँ पे सतारा में, कब? 11वीं सदी में उन्होंने वहाँ पे भी अपना राज्य प्रसारण किया, यानी कि अपने राज्य का विस्तार किया वहाँ पे। और उन्होंने जो लेख लिखे थे उन दौरान जो 8वीं से 11वीं सदी के दौरान जो उन्होंने लेख लिखे थे वो सब नागरी लिपि में ही लिखे थे। लेखक ये बताते हैं। उसका फिर लेखक बोलते हैं कि प्राचीन मराठी और संस्कृत भाषा में थे। किनके लेख? शिलाहारों के लेख, जो कि नागरी लिपि के ही एक अंश। और फिर शिलाहार के एक और अन्य राज्य हुए अच्छी, जो कि जिसको किस नाम से जाना जाता है? कोल्वा जिला, जो कहाँ? महाराष्ट्र में कोल्वा जिला में। वहाँ पे केसीदेव नाम के एक राजा हुए, जिन्होंने भी अपने शिलाहारों पे, यानी पत्थर पे लिखा हुआ है, पत्थर पे खुदा हुआ जो अक्षर होते हैं ना, उनको शिलाहार बोलते हैं। कब? 1012 ईस्वी में उन्होंने लिखवाया था। किस लिपि में? नागरी लिपि में। किसने? काशीदेव प्रथम ने। और दिव्य आराम शिलाहारों के ताम्रपत्र मिलते हैं। ताम्रपत्र यानी कि पत्तों पे लिखा गया लेख, ताम्रपत्र मिलते हैं, जिसमें भी नागरी लिपि का ही उपयोग किया गया था। लेखक बोलते हैं कि इतना सब राजाओं द्वारा नागरी लिपि का विकास किया गया है। फिर उसके बाद बोलते हैं लेखक कि इनके अलावा और कई राजाएं हैं जिन्होंने अपने द्वारा नागरी लिपि का विकास करने में मदद किया। जैसे कि कर्नाटक जैनों के तीर्थ स्थल में किसका पुतला? गंगटेश्वर का पुतला है, विशाल पुतला है। यह घूमने लायक जगह भी है, याद कर लीजिएगा। कहाँ पे? गंगटेश्वर का एक विशाल पुतला है। तो कर्नाटक के जैन तीर्थ स्थल जो है उस वहाँ पे गंगटेश्वर का एक विशाल पुतला है, जिसमें सरवन बेलगोला ने एक शिलालेख लिखवाया था, जो कि नागरी लिपि में ही लिखा हुआ था। उसके लेखक बताते हैं कि जैन तीर्थ स्थल जो कर्नाटक में स्थित है, वहाँ पे अनेक सारे लेख मिलते हैं। अलग अलग भाषाओं में लेख मिलते हैं, विविध लिपियों में और शैलियों में लेख मिलते हैं। जहाँ पे सरवन बेलगोला के भी लेख मिलते हैं, तथा उनके वंशज राज शुक्ला करविल्ले और उनके भी वंशज श्री चामुंडराज करविल्ले द्वारा लिखे गए लेख भी मिलते हैं, जो कि नागरी लिपि में ही लिखे गए थे। परंतु किस शैली में? दक्षिणी शैली में, यानी कि मराठी भाषा या तमिल भाषा में लिखा होगा, परंतु किसकी लिपि में? नागरी लिपि में। उसके बाद फिर बोलते हैं कि देवगिरी, मैंने जैसे कि पिछले वीडियोस में बताया है कि देवगिरी में यादवों का, यानी कि जो यदुवंशी थे, उनका राज हुआ करता था। उनके द्वारा भी लिखे गए लेख सभी लगभग किसमें? नागरी लिपि या नंदी नागरी लिपि में मिलते हैं। और फिर कल्याण के पश्चिम के जो चालुक्य नरेश थे, उनके द्वारा भी लेख लिखे गए थे, वो भी नागरी लिपि में ही मिलते हैं। लेखक इसी टॉपिक में बोलते हैं कि जो राजा रामचंद्र थे किसके? यदुवंशियों के जो देवगिरी के यदुवंशी के जो राजा थे, राजा रामचंद्र, कब? 13वीं शताब्दी में उन्होंने भी एक लेख लिखाया था, जो किसमें था? नागरी लिपि में। और उनके जो लिखा था उन्होंने ताम्रपत्र पे, यानी पत्तों पे लिखवाया था, जिसमें ए और अ जो अक्षर हैं उनके मात्राओं का प्रयोग किया गया था, जो कि सर्वथा नागरी लिपि में ही आते हैं। उसके लेखक फिर बोलते हैं कि कलिंगन उड़ीसा प्रदेश को बोला जाता था। उड़ीसा जो अभी वर्तमान उड़ीसा को भूतकाल में, यानी कि जो पुराने समय थे उस समय कलिंगन प्रदेश बोला जाता था। वहाँ लिखी गई या पढ़ी गई लिपि को कलिंगन लिपि कहा जाता था। देखिए, उड़ीसा कलिंगन प्रदेश, वहाँ लिखी गई लिपि कलिंगन लिपि। और वहाँ पे ब्राह्मी शैली भी प्रयोग होता था। किनके द्वारा? यानी कि किनके द्वारा? गगन वंश। इनके द्वारा जो वंश स्थापित किया गया था, गगन वंश,
उनमें ही प्रयोग किया जाता था, परंतु वो किस लिपि में ही ज़्यादा रुझान रखते थे, नागरी लिपि में ही ज़्यादा अपना रुझान रखते थे। जबकि ब्राह्मी लिपि भी वहाँ विकसित हो रही थी, परंतु नागरी लिपि में वहाँ पे ज़्यादा रुझान देखने को मिलता था, क्योंकि लेखक बताते भी हैं कि 8वीं-9वीं सदी में पूरा वह सर्वदेशिक लिपि बन चुका था। ब्राह्मी लिपि उससे पहले भी थी, परंतु वह उतना विकसित नहीं हुई थी जितना कि नागरी लिपि विकसित हो चुकी थी। उसके बाद फिर लेखक बोलते हैं कि नागरी लेख पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सभी जगह विकसित हो चुके थे, सभी जगह विकसित हो चुके थे। उसका एक उदाहरण इस प्रकार हम ले सकते हैं कि बरगुल, जो कहाँ का राजा था, दक्षिण पांड्य प्रदेश का राजा था बरगुल, कि पाल्यम ताम्रपत्र, यानी कि ताम्रपत्र का जो नाम है पाल्यम, उसमें उन्होंने नागरी लिपि में लेख लिखवाए थे। इसकी जानकारी मैंने पिछले वीडियोस में भी दिया है, जहाँ पे लेखक बताते हैं सब कुछ। दक्षिण में कोटा, फिर महाराष्ट्र के शिलाहार, देवगिरी के यादव वंश, ये सब जो फिर विजयनगर के जो शासक हुआ करते थे, उनके द्वारा जो लिखी गई लिपि है दक्षिण भारत में नंदी नागरी, उस समय जब परिचय दे रहे थे तो उसी समय बताया था कि बरगुल पाल्यम ताम्रपत्र में कब लिखा गया था, 13वीं सदी में पाल्यम ताम्रपत्र में नंदी नागरी या देवनागरी लिपि के अंश मिलते हैं, जिसमें प्रथम पेज तो तमिल भाषा में है, परंतु द्वितीय पेज से पूरा ताम्रपत्र नागरी लिपि में ही लिखा गया। द्वितीय पत्र से पूरा नागरी लिपि में लिखा गया, और वो नागरी लिपि किस भाषा की है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वो नागरी लिपि में लिखा गया, परंतु संस्कृत भाषा में लिखा गया। कब लिखा गया, 9वीं सदी में। लेखक इसके आगे भी और कुछ बताते हैं, गाँव द्वारा वो और प्रयोग किया गया, जो कि हमारे अगले वीडियो और इस पार्ट के आखिरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोस को देखते रहें, और हमारे टेलीग्राम ID टीच वर्ड पे भी जरूर जाएं और वहाँ पे ज्वाइन करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त हो सके। हमारे इंस्टा ID और फेसबुक पेज टीच वर्ड पे भी जाके विजिट करें।